नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की जो तैयारी करनी है उसके लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अपनी रणनीति होनी चाहिए और उसके लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो मैं अमित कुमार, थर्ड रैंक 2022 सेकंड ग्रेड और एट्थ रैंक फर्स्ट ग्रेड 2022। तो आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि सेकंड ग्रेड के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, आयु क्या चाहिए और इसकी ग्रेड पे कितनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, पेपर जो अपना फर्स्ट है उसको अपन कैसे पढ़ें और सेकंड पेपर है उसके लिए अपन कौन कौन सी बुक पढ़ें और कैसे मतलब इसकी तैयारी करनी है ये देखेंगे। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज और लास्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि अपने जो तैयारी करते हैं उसके दौरान अपने को ध्यान में रखने हैं। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले योग्यता से। तो इसके लिए योग्यता है आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और साथ में चाहिए बीएड। और जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए ऑप्शनल क्या, मैथमेटिक्स। अब कई लोगों को डाउट रहता है कि मैथ ऑनर्स वाले जो हैं वो केवीएस एनवीएस वगैरह पेपर देते हैं तो वहाँ पे अलाउ नहीं है उनको सेकंड ग्रेड में, लेकिन राजस्थान में मैथ से यदि आपने ऑनर्स से बीएससी की है तो आप अलाउ हैं, आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में जिसका भी मैथ सब्जेक्ट रहा हुआ है, चाहे उसने कुछ भी डिग्री हो, उसका यदि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है तो वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकता है। और आपकी ये डिग्री कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, तो एग्ज़ाम डेट जिस दिन होती है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हो उस तक आपके पास में जो डिग्री है आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो उस टाइम तक आपके पास में, उस डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि उसके बाद में आता है तो आप एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट इसके लिए है 18 वर्ष और मिनिमम जो है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम है वो 40 वर्ष। और ये जो एज की अपने पास में कैलकुलेशन की जाती है वो नोटिफिकेशन में एक डेट दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। जैसे यदि अभी अपने पास में नोटिफिकेशन आता है 2024 में, तो लगभग 1 जनवरी 2025 तक आपको अपनी जो एज होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। तो यदि ये 2024 में नोटिफिकेशन आता है सेकंड ग्रेड का तो उसमें लगभग आपको एज जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2025 तक आपको कैलकुलेट करनी है। यदि कोई एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो यदि कोई मेल है उसके लिए 5 वर्ष का इसमें छूट मिली हुई है और यदि कोई महिला है उसको 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। जनरल से कोई महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिली हुई है और विडो और डाइवोर्स जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई एज लिमिट इसमें नहीं है, अधिकतम सीमा कोई नहीं है, न्यूनतम 18 होनी चाहिए बस। ग्रेड पे जो सेकंड ग्रेड है वो 4200 रुपये, 4200 ग्रेड पे की जॉब है और जो इसकी पे स्केल है वो लेवल 11 है। इसमें जो बेसिक मिलता है आपको 37,800 रुपये मिलता है प्लस इसका एचआरए और डीए। एचआरए और ये टाइम टाइम पे गवर्नमेंट कई बार बढ़ा देती है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लेना। प्रोबेशन होता है वो आपका 2 साल का होता है, उसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलता है और ये पेमेंट होता है 26,500। और इन दोनों में से ही जो जीपीएफ और जीपीएफ कट जाता है आपका और आरजीएचएस इनकी कटौती डिडक्शन हो जाता है इसमें से और उसके बाद में आपको पेमेंट मिलता है। एग्जाम पैटर्न इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो जीके का होता है और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है। पहला पेपर है वो 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। दूसरा जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है, उसमें आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। और दोनों ही पेपर जो होते हैं इनमें आपको 40% लाने हैं। यानी पहले में भी आपको 40% मिनिमम नंबर चाहिए और दूसरे में भी 40% मिनिमम लाने हैं। दोनों पेपर के अंदर अलग अलग क्या है, 40% लाने आपको ज़रूरी हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो 200 का 40% हो गया 80 और 300 का 40% हो गया 120। यानी मैथ में आपको मिनिमम नंबर लेके आने 120 और जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको मिनिमम नंबर लेके आने हैं 80। तो देखिए पेपर जो फर्स्ट है उसमें आती है राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का इतिहास। तो इनके लिए आप अपना जो भी मैटर अभी पढ़ रहे हैं तो आपका सबका मैटर अलग अलग हो सकता है। आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो पढ़ सकते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए, कलाम अकेडमी है उसके आप नोट्स पढ़ सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की आप बुक ला सकते हो कला और संस्कृति के लिए, या कोई और अपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है जो भी कोचिंग या आपने बुक ला रखी है उससे आप क्या कर सकते हो, राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ सकते हो। मैंने जो पढ़े थे वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे इसमें से। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो आप
विजय सिहागसर स्प्रिंग बोर्ड वाले हैं उनकी बुक ला सकते हो, या राजीव जी बगड़िया जो कलाम में पढ़ाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी नोट्स पढ़ सकते हो। दोनों ही टीचर काफ़ी मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और इनका मैटर बहुत ही अच्छा तरीके से लिखा हुआ है। इनके अलावा यदि आपके पास में कोई अदर टीचर है जिनसे आप पढ़ रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छी है कि आप उनसे पढ़ लो जिनसे भी आप पढ़ रहे हो। मैंने इनके ही नोट्स पढ़े थे विजय सिहागसर के। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जब राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना है तो आप कलाम के नोट्स पढ़ सकते हो, या नाथ पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हो। पवन जी भौरिया सर की आती है और उनके जो साथ में और टीचर हैं उनकी, तो आप इनके भी बुक लेके हिस्ट्री और कल्चर यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आता है राजस्थान की पॉलिटी। तो राजस्थान की पॉलिटी के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो ला सकते हो, या किसी कोचिंग के आप नोट्स ला सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ले आए। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप विजय सिहागसर या राजीव बगड़िया सर के नोट्स पढ़ सकते हो, और या कोई अगर और कोचिंग आपने कोई ज्वाइन कर रखी है तो उनके भी आप नोट्स देख सकते हो। साथ में आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी भी आपकी इसमें हेल्प करेगी, इसलिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो साथ में। वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके लिए आप राजीव बगड़िया सर के नोट्स ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। और यदि कोई और टीचर है जिससे आपके नोट्स ले रखे हैं और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो और आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हो। जो सातवां पार्ट आता है इसमें वो आता है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने कलाम के नोट्स पढ़े थे। आपके पास यदि कोई आप जो भी मैटर है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, और यदि आपको कलाम का मैटर अच्छा लगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ से पढ़े थे, किसी इनके टेलीग्राम ग्रुप से मैंने पीडीएफ ली और उनकी कॉपी करवा ली। फिर आता है इंडियन पॉलिटी। तो आप इसके अंदर कलाम के नोट्स पढ़ सकते हो या इनकी कोई बुक ला सकते हो। लक्ष्मीकांत की बुक है, जो भी मतलब आपको पढ़ी हुई है कोई तो, या कोई अदर कोई टीचर के नोट्स जो भी आपको मतलब कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हो आप इसके लिए। करंट अफेयर के लिए आप मुमल पढ़ सकते हो, या कोई अदर पब्लिकेशन जो महीने या मंथली या 2 मंथ से अपने पास में बुकलेट आती है वो ला के पढ़ सकते हो। करंट अफेयर आप कोशिश करिए कि बुक से पढ़ें या न्यूज़पेपर से पढ़ें। इसके लिए वीडियो ना देखें ज़्यादा, क्योंकि वीडियो में टाइम आपका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसलिए ये तो या तो बुकलेट लेके आए कोई, या आप कोई भी न्यूज़पेपर आप अपना लेके उसमें से खुद के नोट्स बनाएं। वीडियो वगैरह इसमें देखने से आप बचें। साइकोलॉजी के लिए आप अशोक पारिक सर की बुक ला सकते हो, या कोई अदर आप बुक ला सकते हो। मैंने इसलिए इन बुकों के नाम लिखे हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी थी, क्योंकि कई बार कई लोगों का रहता है कि सर आपने क्या पढ़ा था, इसलिए मैंने इन टीचर के नाम लिखे हैं। बाकी यदि आप किसी और टीचर के साथ कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने सिर्फ नाम इस वजह से लिखे हैं कि मैंने ये इन टीचरों के नोट्स पढ़े थे और मेरे को अच्छे लगे तो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपका कुछ भी अलग, अब कोई भी आप टीचर सेलेक्ट करते हो तो जिसको आरपीएससी का एक्सपीरियंस है 5 से 8 साल का, वो टीचर आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके नोट्स पढ़ सकते हो, या आपको जो बुक लगती है अच्छी वो लेके आ सकते हो। साथ में आप 9 से 10th में जो आरबीएससी के अंदर बुक चलती है 2, वो ज़रूर लेके आएँ। एक तो आर्ट एंड कल्चर की आती है और एक जो मॉडर्न अपनी हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है राजस्थान का, उसकी बुक आती है। तो वो बुक आप दोनों जरूर लेके आएँ और पढ़ें, वो दोनों बुक अच्छी हैं। इसलिए आप आरबीएससी की जो 9 10th में 2 एसएसटी की बुक चलती है, एक तो आर्ट एंड कल्चर के लिए चलती है राजस्थान की, और एक अपने पास में जो मॉडर्न अपनी हिस्ट्री है राजस्थान की, आधुनिक इतिहास है, उसमें बुक चलती है। साथ में आप एनसीईआरटी से आप जैसे इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, ये कवर कर सकते हो। तो ये अपनी हुई फर्स्ट पेपर की बात। तो फर्स्ट पेपर में मैं आपको मेरे जो स्कोर था वो था 333, और इसमें शायद इसके अंदर थे 147 के आसपास मार्क्स थे जीके वाले पेपर में, और बाकी जो नंबर थे वो थे मैथ में। फिर आता है अपने पास में पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड के लिए आप देखिए जो 9 से 10th है उसके लिए आप ओल्ड आरबीएससी की बुक है वो पढ़ सकते हो। पहले ओल्ड आरबीएससी बुक चलती थी 9 10th में, 9th में 2 बुक चलती थी और 10th में 2 बुक चलती थी। यदि किसी के पास इनकी पीडीएफ या ये मैटर अवेलेबल नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आरपीएससी विथ अमित चौधरी, आरपीएससी मैथ विथ अमित चौधरी। तो वहाँ मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा यदि किसी को चाहिए होगी तो वहाँ से आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो। ओल्ड आरबीएससी बुक जो 9th क्लास में 2 चलती थी और 10th में भी 2, ये ले सकते हो। यदि ये आपको अगर अवेलेबल नहीं है या आप इनके ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप एनसीईआरटी ले सकते हो। और यदि एनसीईआरटी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, इसके साथ में आप राकेश यादव क्लास नोट्स जो एसएससी के लिए आते हैं वो लेके आ सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बुक है 9 10th के लिए आपके पास में, राकेश यादव क्लास नोट्स। इसमें जो आपका सिलेबस है वो वाले टॉपिक आप कवर कर लें। जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वो आप इस राकेश यादव क्लास नोट से कवर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल है और मार्केट में ये
अवेलेबल है। साथ में यदि आप कोई अदर जगह से आपने कर रखा है तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। मेरे को ये ओल्ड आरबीएससी बुक और राकेश यादव सर वाला सबसे सही लगा मैटर, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो 11th-12th के लिए है, उसके लिए आप या तो यदि किसी के पास ओल्ड आरबीएससी की बुक पड़ी है, जो कि टोटल 12 बुक है, वो किसी को 12 नहीं 8, सॉरी 8 बुक है, तो आरबीएससी की 8 बुक है, वो आपके पास पड़ी है तो आप ये 8 बुक हैं इनसे कवर कर सकते हो। या आपके पास में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से एक बुक आती है, एनसीईआरटी की पीडीएफ अवेलेबल है इसकी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दें, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप जो भी आप दोनों में से एक ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप ओल्ड आरबीएससी सिलेक्ट कर लो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। इसमें ज़्यादा आपको ये मतलब नहीं पड़ना कि मेरे को यही बुक चाहिए, ओल्ड आरबीएससी नहीं है तो क्या, तो आप जो भी एनसीईआरटी के साथ कंफर्टेबल हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, और ओल्ड आरबीएससी के साथ कंफर्टेबल हो तो वो बुक ले लो। दोनों ही बुक अच्छी हैं, आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप एसआर सैनी ले सकते हो, आर डी शर्मा ले सकते हो। इसके अलावा भी कई मार्केट में बुक अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। जैसे एक जेई एंट्रेंस के लिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर एस अग्रवाल की आती है, शायद ये 5 से 6 बुक आती है, तो इनमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए हैं, वो आप ले सकते हो। लेकिन देखो ये नाम मैंने इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि आप ये नाम मतलब सब बुक लेके आ जाओ, ऐसा कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप कोई एक बुक ला सकते हो इनमें से, कोई भी एक बुक जो आपको अच्छी लगे तो। और यदि आप शुरू में बहुत बिगनर हैं तो इन बुक की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ओल्ड आरबीएससी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले आएँ और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपके लिए मतलब सोने का काम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, और यदि ओल्ड आरबीएससी या एनसीईआरटी को एग्जाम्पलर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो बुक लिस्ट होती है वो आपकी एक अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप कोई भी एक बुक मार्केट से परचेज कर सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करो, वो लेके आ जाओ। पर आपको ओल्ड आरबीएससी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इन दोनों में से एक चीज़ पढ़नी चाहिए, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये अच्छे से कवर करते हो, और ये चीज़ आपको खुद से करनी चाहिए, इसके लिए आपको किसी की भी हेल्प नहीं होनी चाहिए, सेल्फ करो। इसके लिए आपको किसी की वीडियो देखने की या किसी भी चीज़, ये सारी बुक हैं, इनके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो अब सॉल्व बुक आती है, सबके सॉल्यूशन मार्केट में लिखे हुए आते हैं। इसलिए इनका एक तो आप सॉल्यूशन वाले वीडियो देखने से बचें, क्योंकि इनका पहले से सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप उन सॉल्यूशन को देख के और उससे खुद प्रैक्टिस करना सीखें। पहले तो आप कोशिश करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको 4 से 5 बार खुद प्रैक्टिस करें। यदि ये क्वेश्चन आप किसी वीडियो या किसी और माध्यम से अगर देखते हैं तो क्या कि आपका जो अच्छा कंटेंट होता है वो पहले से ही फिर क्या हो जाता है, एकदम भाई किसी क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देख लिया तो आपका जो दिमाग उस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए या जो सोचने के लिए लगाना चाहिए था वो नहीं लगा पाते आप, क्योंकि फिर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो फिर सॉल्यूशन से आपको क्वेश्चन आने लग जाएंगे, तो आपको आदत जो है वो प्रैक्टिस करने की नहीं पड़ी। इसलिए ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करिए। अगर एक हो सकता है पहली बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए, दोबारा कर लीजिए, दोबारा नहीं हो रहे तीसरी बार कोशिश करिए, और 4-5 बार पहले खुद कोशिश करिए, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। फिर आप इसके सॉल्यूशन कहीं से देख सकते हैं, और सॉल्यूशन कोशिश यही करें कि जो लिखा हुआ है उसी से समझने की कोशिश करें। वीडियो में इनके लिए ज़्यादा टाइम खराब आप ना करें। यदि किसी की हेल्प लेते हैं तो आपके लिए हेल्प पहले आप बेसिक सीखने के लिए हेल्प लें, मैथ की जो बेसिक है वो सीखने के लिए हेल्प लें, और उससे भी पहले आप कोशिश करिए कि बुक पढ़ें आप, क्योंकि खुद बुक पढ़ना एक अलग आपको फील देता है और एक अलग आपको लेवल पे लेके जाता है। इसलिए हमेशा बुक पढ़ने की आदत आप जरूर डालें। दूसरा, ग्रेजुएशन के लिए आप जेपीएच या नवकार की बुक लेके आ सकते हो। दोनों ही बुक आपके पास जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखी है, यदि किसी ने जेपीएच पढ़ रखी है तो वो जेपीएच ही पढ़ें, उसको किसी नाम मतलब किसी से चैनल से सुन के ऐसे नहीं है कि ये बुक नहीं मैं तो दूसरी बुक ले आता हूँ। अगर आपने जेपीएच पढ़ रखी है आप जेपीएच रखिए, यदि आपने नवकार पढ़ रखी है तो आप नवकार रखिए, और यदि दोनों ही नहीं पढ़ रखी है तो आपके पास जेपीएच अवेलेबल है तो आप जेपीएच ले आए, या नवकार अवेलेबल है तो नवकार ले आए। नवकार में थोड़ा ये फायदा है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से थोड़े सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो भी बुक लगे आप कंफर्टेबल हैं वो लेके आ जाएं। और इसमें आपको जो फर्स्ट आप मतलब इसमें तैयारी शुरू करते हो तो आपको पूरी बुक कवर नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्वर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। जो बिगनर है शुरू में तैयारी करता है उसको क्या करना है, सॉल्वर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं सिर्फ और सिर्फ। जो भी बुक है उसमें 16 एग्जाम्पल दे रखे हैं, और ये भी 16 एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन कई बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 से 4 बार आए हुए हैं उन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है कि यार एमएससी अपने बीएससी की है, उसमें 2002 में आया हुआ है, 2003 में आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है, ऐसे 3-4 बार उसमें आपको देखोगे एग्जाम्पल के नीचे वर्ष लिखे हुए होते हैं। तो जो 3 बार 2 बार 4 बार आया हुआ एक क्वेश्चन है उस पर आप थोड़ा फोकस रखें। तो शुरू में आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्वर्ड एग्जाम्पल है उन्हीं को सॉल्व करें। एक्सरसाइज पे यदि आप क्या सॉल्वर्ड एग्जाम्पल और फिर करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही काम आपको खुद से करने हैं। सेल्फ पहले आप इसमें सेल्फ प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, अपना टाइम लगाइए और इनसे अपना प्रैक्टिस करिए खुद से। इनके लिए आप किसी का कोर्स या सिलेबस देखने की जो आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको कोर्स वगैरह है, इनकी आदत आपको क्या खराब पड़ जाती है, फिर आप क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखने की आपको आदत पड़ जाती है, फिर आपको एग्जाम में भी वही आदत रहती है। इसलिए जो क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और वहाँ पर आपको आदत रहती है वीडियो देखने की, और वहाँ पे वीडियो अवेलेबल नहीं होते। इसलिए हमेशा से शुरू से अच्छी आदत अपने अंदर डालना सीख लें। इसलिए कोशिश ये करिए कि इनकी बुक लेके आइए और इनको सॉल्वर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको निश्चित ही उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो शुरू में मैटर बताया वो सब सॉल्वर्ड मार्केट में अवेलेबल है, तो इसलिए आपको इनके लिए किसी की ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। यदि आप कहीं से भी बेसिक अगर पहले से मैथ के पढ़ लिए हैं और मैथ सीख लिए हैं, तो फिर आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कहीं से आपको किसी कोचिंग की या किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में नहीं है तो 3 बार में आ जाएगा। इससे आप प्रैक्टिस खुद से करिए और खुद का दिमाग है उसके ऊपर मेहनत करिए। फिर आती है टीचिंग मेथड। तो इसके लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक लेके आ सकते हो, या एक कुलश्रेष्ठ सर हैं उनकी बुक लेके आ सकते हो, या किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर को जिसको पढ़ाते हुए उसका जो पीछे का रिकॉर्ड है, बैकग्राउंड अच्छा है, पॉजिटिव बातें करता है, उसको एक्सपीरियंस भी अच्छा है और अच्छी उन्होंने को नॉलेज भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब 2 बुक से कॉपी छाप के आपको दे दी, उससे आपको नहीं, किसी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के पास में जो आपके नोट्स मिलते हैं आपको, तो आप उसके नोट्स पढ़ सकते हो, जिसको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है टीचिंग मेथड का। और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है गणित शिक्षण की, जिसमें केवीएस वगैरह, एनवीएस वगैरह जो भी एग्जाम होती है, यूपी टीजीटी पीजीटी, उनके क्या मिलते हैं आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें टीचिंग मेथड के। तो ये बुक भी आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। कुछ लोग इन्हीं बुक से 2-4 क्वेश्चन छाप के अपनी नई फालतू में बुक निकाल रहे हैं, तो उनसे आप क्या रहें, बच के दूर रहें। अच्छी जगह से आप अपना सोर्स कलेक्ट करें। तो ये आपकी अपनी रहेगी शिक्षण विधियाँ। और ये जो टोटल आपका जो मैटर हो गया वो हो गया 150 नंबर का, जिसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हैं और बाकी जो अपना, तो अपन अब अभी एक आगे देखते हैं 2022 का जो पेपर हुआ था उसका विश्लेषण करते हैं अपन कि उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो उसमें जो नंबर सिस्टम था उससे 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री से 5 और मेंसुरेशन से 4। जो क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं उससे 4 क्वेश्चन थे, ज्योमेट्री से 5 और नंबर सिस्टम से 2। तो 11 क्वेश्चन लगभग अपने 9-10 से उसमें आए थे। अलजेब्रा जिसके अंदर अपने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल वगैरह हैं, उसमें से अपने टोटल क्वेश्चन आए थे 7। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से अपने पास में जो क्वेश्चन आए थे, सारणिक और आव्यूह से 3 क्वेश्चन आए थे। सेट रिलेशन एंड फंक्शन से अपने पास में 4 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन और 2D से अपने पास में 2 क्वेश्चन आए थे। 3D से 3 क्वेश्चन, कैलकुलस से 7 क्वेश्चन आए थे, अवकलन, समाकलन और इनसे। वेक्टर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आए थे और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से अपने पास में 4 क्वेश्चन। टोटल 48 क्वेश्चन अपने पास में 9, 10th और 11, 12th से 2022 के पेपर में आए थे। इसके बाद में अपन देखते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो ग्रुप थ्योरी है उसमें से 10 क्वेश्चन आए थे। रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण से 7 क्वेश्चन आए थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 8 क्वेश्चन आए थे। कैलकुलस से 14 क्वेश्चन आए थे और डिफरेंशियल इक्वेशन से 8 क्वेश्चन और वेक्टर कैलकुलस से 6 क्वेश्चन और 3D ज्योमेट्री अपनी उससे 8 क्वेश्चन, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3D और अलजेब्रा से आए थे। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से 6 क्वेश्चन आए थे और लीनियर प्रोग्रामिंग से 7 क्वेश्चन, इससे भी काफ़ी अच्छा स्कोर था। और न्यूमेरिकल एनालिसिस से 8 क्वेश्चन और टोटल जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 82। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप जब विश्लेषण देखते हो तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन का किसी में डिफरेंस आ जाए, क्योंकि कई बार कोई मतलब जो टॉपिक है वो जैसे ग्रेजुएशन में और 11th-12th में 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है, लेकिन लगभग जगह क्या रखा है, जो भाई 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस तो कईयों में आ सकता है। मान लो कोई ग्रेजुएशन में उस क्वेश्चन को, जैसे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है तो वो कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रख देता है, कोई उसमें 11th-12th वाले में रख देता है, तो वो अलग अलग सबका 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है, ज़्यादा का कोई डिफरेंस। इसमें एग्जैक्ट अपना वो आपको नहीं देखना है कि भाई मतलब क्यों ऐसे फर्क आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का आपको बहुत ही मतलब ऐसे डिफरेंस मिल रहा है, तो वो क्या कि एक झूठा मतलब ऐसे ही कैलकुलेशन करी हुई है। अगर सही किसी ने कैलकुलेशन कर रखी है तो 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी मतलब ये जो अभी लगभग क्वेश्चन है वो आपको सेम ही मिलेंगे। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन में बता दिया कि कोई कह रहा है कि 81 क्वेश्चन आए, कोई कह देगा 83 क्वेश्चन आए, तो ये हो सकता है किसी के आंकड़े 1-2 वेरी करें, लेकिन 80 से ऊपर क्वेश्चन किसमें थे, इसमें ग्रेजुएशन के आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आए थे, टोटल हो गए अपने 150 क्वेश्चन। तो ये अपना 2022 का विश्लेषण था। और जो बाकी अब तक जो टोटल 10 पेपर हो चुके हैं, इनका यदि कंप्लीट आपको विश्लेषण देखना है तो आप मेरा जो यूट्यूब है उस पर
2000 जो 10 पेपर हैं इनका जो टॉपिक वाइज विश्लेषण है वो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं किया कि वो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना। पहला कि यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप शुरू में क्या करिए, आरबीएससी ओल्ड बुक है या तो ये वाला ऑप्शन लेके आए या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज लेके आए। साथ में जेपीएच और नवकार के सोल्वर्ड एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इन चीजों को आप खुद अच्छे से सोल्व कर लें। भाई आरबीएससी और एनसीईआरटी में से आप एक ऑप्शन रखें जो भी आपको अच्छा लगे, और नवकार और जेपीएच में से आप एक ऑप्शन रखें, और इनके क्या करें, सोल्वर्ड एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आप खुद से सोल्व करें और अच्छे से करें। 3-4 बार इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, यदि नहीं हो रहे हैं तो 3-4 बार इनमें प्रैक्टिस करिए, और फिर उसके बाद में आप जो भी मतलब सॉल्यूशन देखना चाहते हैं उसके बाद में हेल्प लीजिए। लेकिन पहले ये काम आपको सेल्फ करना है, पहले आपको 3-4 बार किसी की हेल्प नहीं लेनी है। और यदि एवरेज स्टूडेंट है, तैयारी शुरू कर रहे हैं, नए हैं, बिगनर हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आरबीएससी में से कुछ एक लेके आएं, या जेपीएच और नवकार में से एक बुक लेके आएं, उनके सोल्वर्ड एग्जाम्पल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। जो भी आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या किसी ने सेल्फ कर रहा है तो वो सबका अपना अपना अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हैं तब आपको सबका क्या रहना चाहिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, ये सब आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आप कोई भी एक एसआर सैनी या कोई अदर बुक लेके आ सकते हो 11th-12th के लिए, और जेपीएच और नवकार के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। इनमें आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि खुद से प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, और क्वेश्चन को हमेशा जो क्वेश्चन जो भी सोल्व करते हो उसको पूरा सोल्व करना है। कई बार आपको क्या लगता है, क्वेश्चन को देख के तो लगता है कि क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे बोल देते हो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे टिक लगा देते हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको पूरा सोल्व करना है हमेशा, कि लास्ट के आंसर तक पहुंचना है। अब वो आंसर को आप कैसे भी सोल्व निकालते हो, लेकिन लास्ट में आंसर तक पहुंचना है क्वेश्चन को, तभी आप उसका सोल्यूशन मानेंगे। ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला मेथड है वो बहुत खराब है। हमेशा क्वेश्चन पेन से सोल्व करने की आदत अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि एग्जाम में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अच्छी आदत अभी शुरू से अपने को डाल लीजिए कि क्वेश्चन है उसका आंसर है, वहां तक आप पहुंचने की कोशिश करिए, खुद से सोल्व करिए। अब सोल्व करने का मेथड आपका जो भी है, चाहे ऑप्शन से करते हो, चाहे आप वैल्यू पुट करके करते हो, कुछ मेथड आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर तक पहुंचिए उसमें। बीच में ये नहीं है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला मेथड बहुत गलत है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आदत अभी से डालें, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करें, ज्यादा वीडियो पे डिपेंड ना रहें। हाँ, यदि आपने 1-2 सोर्स आप जो भी आपको अच्छे लगते हैं, कहीं से आप कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो अच्छी बात है, वहाँ से आप मेहनत करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप सोर्स अवेलेबल मार्केट में है तो उनको आप ध्यान मत दें। 1-2 जो भी आपका विश्वासी टीचर हैं, जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगता है, उनसे आप जुड़ सकते हैं, और उनके यदि बेसिक पढ़ के फिर आप ये जो क्वेश्चन करते हैं वो खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। और यदि आप किसी की क्लास नहीं लेते, सीधा सेल्फ करते हैं, तो वो तो और ही बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद पे मेहनत करिए, खुद का दिमाग है उसको थोड़ा सोचने दीजिए, उसको मैथ की आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ लोग मैथ की उसको आदत ही नहीं डालते। दूसरा, नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, उनसे आपको क्या करना है, दूर रहना है। जो भी नेगेटिव बातें करते हैं कि पेपर आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर उधर की बातें, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे होगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा, तो नेगेटिव सोच और जो ऐसे लोग हैं नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे आपको क्या रहना है, दूर रहना है तैयारी के दौरान। दूसरा, एग्जाम डेट, एग्जाम कैंसिल होगा, सिलेबस चेंज होगा, ये सिलेबस होगा, पोस्ट इतनी बढ़ेगी, इतनी कम होगी, ये होगा, वो होगा, इनके चक्कर में आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप से क्या रहें, दूर रहें। ना तो ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखें, ना टेलीग्राम पे ऐसे कोई ग्रुप ज्वाइन करें, इनमें अपना टाइम खराब ना करें। यदि इनके लिए आपको किसी, मान लो जैसे पोस्ट बढ़ाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, तो आप अपने जो भी इसके लिए अच्छे मतलब मेथड अपनाएं। भाई जैसे आप अपने एमएलए हैं उसको, आप जो भी अपने क्षेत्र के लोग हैं वो सब जाके मिलके एमएलए को बताएं कि भाई हमारे पोस्ट बढ़ाएं, हमें जरूरत है, ये वो। तो वो एक मतलब ट्विटर पर आप सब लोग प्रयास करें, वो एक होता है बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी चीज़ करना। लेकिन पूरे दिन इनके लिए वीडियो वगैरह देखना, इनके लिए पोस्ट से जुड़े रहना, फालतू कमेंट करना, उससे कभी भी कोई फायदा नहीं होता। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान में रखें कि इन चीज़ों से आप दूर रहें और अपनी एक शुद्ध तैयारी करें, इन नेगेटिव चीज़ों से बचें। शुरू में आप जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उस टाइम आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नया लगता है कि इसमें कुछ नया मेथड लग रहा है, या कुछ इसके अंदर नया नियम लग रहा है मेरे को, या कुछ नया सोचना पड़ रहा है, तो उस क्वेश्चन पे आप गोला लगा दें। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ नया है थोड़ा सा, या कुछ अलग हटके मेरे को सोल्व करना पड़ा, या कोई नई अप्रोच लगानी है, या इस क्वेश्चन को लास्ट में एग्जाम के पास मेरे को सोल्व करके जाना चाहिए, तो उस पर आप क्या करें, गोले का निशान लगा दें। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। भाई सिंपल जो जोड़ बाकी वाले क्वेश्चन है, जैसे किसी में सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखते हुए आ रहा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन फिर दोबारा रिवीजन के टाइम आपको सोल्व नहीं करने हैं। ऐसे क्वेश्चनों को जोड़ बाकी करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन रिवीजन के टाइम सोल्व करिए जिनमें कुछ अलग लग रहा हो, कुछ अच्छा अपने को कंटेंट मिल रहा हो, या कुछ नया आपको दिमाग लगाना पड़ रहा हो। जो जोड़ बाकी सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो तो आप कर ही सकते हो, तो उनकी कैलकुलेशन करने में टाइम खराब ना करें। इसलिए आप उन अच्छे क्वेश्चन पे क्या लगा लें, गोले लगा लें। बहुत बार बार
आप एक ही चीज़ ना पढ़ें। देखो कुछ नए अपने जो होते हैं वो ऐसे पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, उनको आप अभी उनसे दूर रहें। कई लोग कहते हैं कि एक चीज़ को बहुत बार पढ़िए, तो ये फालतू चीज़ है। एक चीज़ को बार-बार मतलब एक क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, उसको आप बार-बार सोल्व कर रहे हो, तो ये तो उसका सॉल्यूशन आपको आता है, वो तो रटा गया आपके। तो ये रटने वाली विद्या है, इससे दूर हो जाइए। बहुत बार उसको सोल्व नहीं करना, 1-2 बार इतना ही सोल्व करना है कि अपने क्वेश्चन फिर एग्जाम में आए तो अपन उसको सोल्व कर सकते हैं, वो उस कंसेप्ट के साथ में कंफर्टेबल हो गए। उसके बाद में उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में उसमें नई चीज़ें ऐड करना शुरू करिए। एक ही चीज़ को जैसे अब कुछ लोग हैं वो पिछली बार भी वही चीज़ पढ़ रहे थे, अब भी उसी चीज़ को रट रहे हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कर लिया, उनको याद कर लिया। अब उनको ही आप वो टेस्ट दे रहे हो, वही टेस्ट में आ रहे हैं, उन पे अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, फिर फाइनल एग्जाम में देने जाते हो, वहाँ पे आप हाथ ऊपर खड़े कर देते हो, क्योंकि वो रटे वाली चीज़ है। तो इसलिए आप नई चीज़ें ऐड करते रहें, नए क्वेश्चन सोल्व करते रहें, बार-बार बहुत बार-बार रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, 1-2 बार उसके साथ में अगर कंफर्टेबल हो गए फिर आप छोड़ो कि अब मेरे को नहीं और आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, यदि आपको उसमें ही लग रहा है कि मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, तो फिर आगे ना बढ़ें, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व अच्छे से करें। हाँ, लेकिन वो अच्छे से हो गए, फिर उनको बहुत बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर नई चीज़ें ऐड करें। हमेशा खुश रहें और सकारात्मक सोच के साथ में अपनी मेहनत करते रहें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। दूसरा, मनोविज्ञान, शिक्षण विधि और करंट अफेयर, इनके आप वीडियो बहुत ज़्यादा ना देखें। यदि आपने जैसे साइकोलॉजी का कोर्स ले रखा है, तो किसी एक टीचर का कोर्स ले लिया, तो फिर उस कोर्स को कंप्लीट करके फिर आप नोट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। इनके ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे बार-बार आप वीडियो देखते रहो, इसमें कभी भी ज़्यादा टाइम खराब ना करिए। ये टीचिंग के इन तीनों चीज़ों को जो टीचर में समझ गया, वो लगभग क्या हो गया, पार हो जाता है। इनको लोग नहीं समझ पाते, बहुत से लोग। सबसे ज़्यादा शिक्षण विधि, करंट अफेयर और मनोविज्ञान आपको सबसे ज़्यादा टाइम खराब करते हैं और सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं में फंसते हैं। क्यों? कि वो इनमें ज़्यादा सोर्स पे विश्वास रखते हैं। जैसे करंट अफेयर के रोज़ वीडियो देखना, 1 घंटा 2 घंटा तो वीडियो देखते हैं, फिर उसके नोट्स बनाते हैं, फिर उसमें मतलब 1 साल 2 साल में रोज़ 2 घंटे खराब करना, कोई इसका वो नहीं है। मार्केट में बुकलेट अवेलेबल है, उनको आप महीने में 2 दिन 3 दिन पढ़ के भी आराम से अच्छे मार्क्स करंट अफेयर में ला सकते हो। तो रोज़ इसका यदि आपको अच्छी चीज़ें करनी है, तो फिर आप न्यूज़पेपर लेके आइए और न्यूज़पेपर से फिर आप अपने नोट्स बनाइए, तो वो ज़्यादा बेटर है। यदि अच्छे से टाइम दे रहे हैं कि आपको मेरे को बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करना है, तो फिर न्यूज़पेपर पे जाइए या फिर बुकलेट पे विश्वास करें। तो इसके लिए आप ज़्यादा वीडियो वगैरह करंट अफेयर में कभी ना देखें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो टीचर हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, मेरा कोई किसी से कोई वो दुश्मनी वाली बात नहीं है, लेकिन जो बच्चों का नुकसान होता है उस पे बोलना पड़ता है कि करंट अफेयर में क्या लोग पढ़ाते हैं 5 मिनट और इधर-उधर की बातें करते हैं फालतू में। जैसे 30 मिनट का वीडियो है तो उसमें 10 से 12 मिनट पढ़ाएँगे और 18 मिनट के लगभग आस-पास क्या करते रहेंगे, इधर-उधर की बातें फालतू में कमेंट करना, गंदे नॉन-वेज चुटकुले सुनाना, 2-4 हँसी मज़ाक की इधर-उधर की बातें करना, एक दूसरी चीज़ को झूठे मतलब ऐसे, तो ये गलत जो चीज़ें कर रहे हैं, इनसे अपने को क्या रहना है, दूर रहना है। देखो दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोचें और लोगों को अच्छे लोगों से जुड़िए। तो ये जो इधर-उधर की बातें हैं, इनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि आपका टाइम खराब होता है, टाइम आपका इम्पोर्टेंट है। इसलिए इन तीनों चीज़ों में आप टाइम बचाइए। जो भी आपको अच्छा लगता है, एक आप टीचर से जुड़ सकते हैं, फिर उनकी क्लास देखें या उनकी बुक लें, वो आपकी मर्ज़ी है। किसी एक टीचर से जुड़ना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप इसमें फिर यूट्यूब पे या मतलब पूरे दिन टाइम खराब करते रहो। बहुत ज़्यादा टाइम खराब आप इसमें नहीं करना है। ये आप यदि अच्छे से मैनेज कर लेते हो, तो ये आप मतलब बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत से लोग फँस जाते हैं यहाँ पे और फिर उनके क्वेश्चन भी इनमें कम ही सोल्व होते हैं। क्वेश्चन भी ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते वो। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत जैसे पिछली बार शिक्षण विधि में बहुत से लोगों के क्वेश्चन नहीं हुए थे। क्यों? कि मार्केट में कुछ ऐसे सोर्स अवेलेबल रहते हैं जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो बच्चों का फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते। तो वहाँ से आप अगर जुड़ गए तो फिर आप नुकसान में जाओगे। देखो पैसे किसी चीज़ से कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे ऐसे कमाने चाहिए कि बच्चों का भी फ़ायदा हो और खुद का भी फ़ायदा हो। यदि सिर्फ अपन एक अपने फ़ायदा देखने के लिए बच्चों का चाहे कितना भी नुकसान हो, उसके लिए यदि अपन किसी को गलत सलाह देते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि भाई सब लोग अपन एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, नॉर्मल अपना बैकग्राउंड होता है, सबको नौकरी की ज़रूरत होती है। तो हमने एक-दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए और सकारात्मक सोच हमेशा एक-दूसरे को देनी चाहिए। फालतू में किसी को लूटने में और उनके साथ में गलत व्यवहार करने का कोई सेंस नहीं है। ऐसे लोगों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। तो इसलिए आप अच्छी ऑथेंटिक चीज़ें इनसे पढ़ें और आप जो भी आपके सोर्स हैं, उन पे विश्वास करिए और बहुत ज़्यादा इनमें टाइम खराब ना करें। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान देना है। शुरुआत में जब भी आप पढ़ना शुरू करते हो, तो आप कोशिश करिए कि आप एक दिन में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ना पढ़ें। ऐसे नहीं है कि सुबह 1 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दूसरे घंटे दूसरा, तीसरे घंटे तीसरा। तो ये जो छोटे-छोटे टाइम पीरियड हैं, ये ना बनाएँ। शुरू में आप कोशिश करिए कि आप एक ही सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे पढ़ें। जैसे मान लो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप हिस्ट्री को 3 घंटे दीजिए आराम से, 3 से 4 घंटे, जो भी आपका मतलब किसी का 5 घंटे, मैं कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा, सबका अलग-अलग हो सकता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि फिक्स कोई टाइम होता है। मैं इस टाइम टेबल वाली अप्रोच को कभी नहीं मानता। जो भी आप कंफर्टेबल लगता है, लेकिन आप इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके पढ़ें। मेरा कहने का मतलब ये है, जिससे क्या आपका आउटपुट अच्छा है। बार-बार 1-1 घंटे में करेंगे तो आप फिर कॉपी बंद करते रहेंगे, खोलते रहेंगे।
उसका कोई फायदा नहीं है। शुरुआत में एक विषय को थोड़ा टाइम देके पढ़िए। जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 घंटे पढ़ते हैं, तो उस समय आप या तो अपना सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या जीके पढ़ रहे हैं। जो भी आपकी मतलब सुबह आप कंफर्टेबल होगी, सब्जेक्ट के साथ हो तो सब्जेक्ट पढ़िए, जीके के साथ हो तो जीके। आपकी अलग अलग अप्रोच हो सकती है, कोई इसकी फिक्स अप्रोच नहीं होती। मैं इस फिक्स चीज़ को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि सबका अलग अलग अपना दिमाग होता है। यदि आप जैसे जीके पढ़ रहे हो 6 घंटे लगातार, तो आप इसमें ज़्यादा ज़्यादा जैसे एक टाइम हिस्ट्री पढ़ ली, एक टाइम ज्योग्राफी, जो भी आपका मतलब अलग अलग है। लेकिन ऐसे नहीं है कि पहले हिस्ट्री पढ़ी फिर भूगोल पढ़ा, फिर मतलब ऐसे आगे से आगे मतलब बढ़ते जा रहे हो कि आप इस 6 घंटे में दो तीन चीज़ साथ में कर रहे हो, 4-5 चीज़ें साथ में कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। शुरू में आप टाइम दें एक सब्जेक्ट को, मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे दोपहर से 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, तो आप मेरी सुबह सब्जेक्ट पढ़ते हो तो शाम को जीके पढ़ लो, या सुबह जीके पढ़ते हो तो शाम को सब्जेक्ट पढ़ लो। वो जो भी आपको अप्रोच है वो आपको अच्छी लगी। जैसे रात को आप 2-3 घंटे पढ़ते हो, फिर आप वहाँ टीचिंग मेथड पढ़ लो, या करंट अफेयर पढ़ लो, या साइको पढ़ लो। तो ये 3 अलग अलग ग्रुप बना के भी आप पढ़ सकते हो। आपकी अलग अप्रोच भी हो सकती है, किसी की सेम अप्रोच नहीं होती है, सबका अलग अलग होता है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानता कि सबकी अप्रोच सेम होनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, जिससे आपको समझ में आए कि आपको किस तरीके से अपनी सोच सकते हो। यदि आप मतलब जो भी करें तो उसमें थोड़ा टाइम देना, कहने का मतलब ये है। हाँ, जब एग्जाम पास में आ जाती है, तब आपको सब विषय साथ लेके चलने हैं, क्योंकि एग्जाम में सारे विषय आने हैं, तो उस टाइम सब आपको सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। लेकिन शुरू में तैयारी करो तो टाइम देके तैयारी करो। साथ में आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर बनाएं। और यदि इसके लिए आपको सिंपल चाहिए तो मैंने वीडियो बना रखा है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, वो आप देख लें। और यदि आपको वैसे शॉर्ट नोट्स की थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, मैंने शॉर्ट नोट डाल रखे हैं। सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना समय खराब ना करें। जैसे सोशल मीडिया पे क्विज वगैरह चलती रहती है, इन पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम खराब आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रुप वगैरह से जुड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको यूट्यूब, और कोई भी हो सकता है, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो, बहुत लोगों से जुड़ने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ एक दो चुनिंदा लोगों से आप अपने जो इन पर विश्वास रखते हो, उनसे ही आप जुड़ें। अपने आसपास के जो भी सिलेक्टेड लोग हैं, जिन्होंने किसी अच्छी एग्जाम पास कर रखी है आरपीएससी वगैरह की, तो उनसे आप राय जरूर लें। अपने आसपास के जो भी लोग हैं, यूट्यूब वाले से सबसे सलाह लेना कोई जरूरी नहीं है। अपने आसपास के लोग हैं उनसे आप जरूर सलाह लें, वो आपको वास्तविकता बताएंगे। तो इनसे आप जो भी आसपास में आपके सिलेक्टेड लोग हैं आपके रिलेशन में या कहीं भी, तो उनसे जरूर लें। अपना मटेरियल है उसको बहुत बार चेंज ना करें। भाई आपने जो भी मटेरियल लिया है उसको बहुत बार चेंज ना करें। अपने मटेरियल पर क्या रखें, विश्वास रखें। अपना जो मटेरियल है उस पर क्या रखना है, आपको विश्वास रखना है, और उसी विश्वास के साथ उसको आगे बढ़ना है। बाजार में जैसे नई बुक आ गई लास्ट में, तो ऐसे नहीं है कि अपना मटेरियल है उसको चेंज कर दो और नई बुक को ले आओ। ये कभी नहीं करना। आपको अपने मटेरियल के ऊपर ही टिके रहना है। मार्केट में नई बुक आती रहती है, तो आपको अपने मटेरियल पर ही रहना है, अपना मटेरियल ही पढ़ना है। हाँ, यदि कुछ उस बुक में या कहीं आपको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐड करना बुरी बात नहीं है, हमेशा आगे आदमी को आगे बढ़ने की अप्रोच होनी चाहिए, कुछ नया ऐड करना चाहिए, अच्छी आदत है। लेकिन अपना जो मटेरियल है उसको कभी नहीं भूलें। अपने तो अपने ही होते हैं, देखो भाई, अपनी चीज़ तो अपनी होती है, तो अपनी चीज़ पर हमेशा विश्वास करें। जो भी आपने पुराने टाइम में पढ़ा है उसको हमेशा साथ लेके चलिए, चाहे नया मार्केट में कितना भी अच्छा आ जाए। तो इसलिए हमेशा पुराना जो मैटर है अपना, वो उसी पे विश्वास रखें। हाँ, उसमें जो ऐड करना है उसी में ऐड कर लीजिए। इसलिए इस चीज़ का ध्यान में रखें। कोई नई बुक आ जाए तो ऐसा नहीं है कि अपना मैटर छोड़ो नई बुक की तरफ चले जाओ। ये सबसे घटिया और अप्रोच होती है, और ये लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है, क्योंकि मार्केट में उस टाइम बुक वगैरह ऐसी आती है। पास में लाइब्रेरी में बैठा हुआ देखो यार ये बुक बहुत बढ़िया है, इससे सिलेक्शन होगा, मैंने ये वीडियो देखा, ये देखा, वो देखा, वीडियो वगैरह सब पैसे देके आजकल प्रचार चलता रहता है। तो इस चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि मार्केट में आजकल स्ट्रेटजी है कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि मैं पैसे दो ये प्रचार कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये इन चीज़ों से आपको क्या रहना है, बच के रहना है। अपना जो मैटर है अपने पे विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है। जिस भी आप टीचर से जुड़े हो उस पर विश्वास करना है। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज कोचिंग्स और यूट्यूब चैनल से आप ना जुड़े। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज दे रहे हो। हाँ, एक दो टेस्ट सीरीज आप जहाँ से भी, कोई कोचिंग आपको अच्छी लग रही है वहाँ से जुड़िए, या आपको कोई यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है उससे जुड़िए, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो तो एक या दो। ऐसे नहीं है कि आप 15-20 यूट्यूब चैनल से जुड़ गए, 15-20 आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप 3 जगह कर ली, 4 जगह कर ली, ऐसा नहीं है। या 2 जगह कोचिंग कर ली, 3 जगह, जो भी आपको अच्छा लगता है। आपका कोई भी मतलब विश्वासी हो सकता है, कहीं से भी आप करते हो, सब अच्छे हैं। लेकिन जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप उनसे जुड़े रहें और उन्हीं के साथ रहें। ऐसे नहीं है कि आप बहुत सारी मतलब टेस्ट सीरीज या कोचिंग या यूट्यूब के चक्कर में पड़े। जो भी आप उनसे जुड़े हुए हैं लास्ट तक उन्हीं से जुड़े रहें और उन पे क्या रखें, विश्वास रखें, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आरपीएससी का अनुभव रखने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले और ज़्यादा जो दिखावा और झूठ है उससे दूर हैं, ऐसे लोगों को अपना मार्गदर्शन चुने और उनसे अपना मार्गदर्शन ले, तो आपका अच्छा होगा। ये जो आजकल एक मतलब ऐसा ट्रेंड चल रहा है, हर कोई मतलब ये कर रहा है, इन लोगों से दूर रहें। जो अच्छे लोग हैं, सकारात्मक सोच है, बहुत आपको अच्छे से गाइड करते हैं और हमेशा झूठ वगैरह नहीं बोलते, एकदम अच्छे से मतलब चीज़ें बताते हैं, उन लोगों से जुड़िए। वो आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है कोई टीचर, तो उनसे जुड़े रहें और उन्हीं के साथ रहें। इधर उधर ये जो प्रचार वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो ना देखें।
क्योंकि देखो, जो भी अपने जो माता पिता हैं उन पर विश्वास रखें। माता पिता सबके नॉर्मल माता पिता जैसे मम्मी पापा हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। किसी के मम्मी पापा किसान हैं, किसी के ड्राइवर हैं, कोई पुलिस में कांस्टेबल है, कोई आर्मी में है, तो वो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो उनको देख के आप मोटिवेट हो, ना कि आप ये वीडियो वगैरह देखें। भाई आप अपनी मम्मी को देख के मोटिवेट हो सकते हो, कितनी मेहनत करते हैं वो रोज। तो अपनी मम्मी से ज़्यादा आपको अच्छा मोटिवेशन एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, और उससे क्लोज अपने कोई आदमी नहीं है। तो इसलिए आप जो मोटिवेशन जो आप लेते हो वो अपने माता पिता से लें, अपने आसपास के जो लोग हैं, जैसे अपने किसान भाई हैं, जो भी अपने सबके घर में खेती करते हैं। भाई अपने मम्मी पापा भी लगभग, किसी के परिवार मम्मी पापा या चाचा ताऊ कोई न कोई खेती करने वाला मिल ही जाता है। तो अपन इन लोगों को देख के, किसान कितनी मेहनत करता है देखिए, उसकी मेहनत को देख के अपने को वीडियो देखने की तो जरूरत ही नहीं है। भाई वो इंसान कितनी मेहनत करता है किसान खेती के अंदर, तो उसको देखने के बाद में अपन, भाई किसान सब किसान परिवार से आते हैं लगभग, तो रोज देखते हैं। तो यदि उनको देखने के बाद में आपको मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। क्योंकि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो एसी में बैठ के जो वीडियो बना रहे हैं, वो उनके बराबर मेहनत नहीं कर रहे। भाई एक कांस्टेबल है, वो लगभग मान लो बीएसएफ में है, वो लगभग 15 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। इतनी ड्यूटी कौन कर रहा है? यूट्यूब वाले थोड़ी कर रहे हैं। जो किसान है वो खेती में, धूप हो गर्मी हो सर्दी हो, कितनी मेहनत करता है। तो उनको देखने के बाद में यदि आपको मोटिवेशन वीडियो की जरूरत पड़ती है, तो ये मानता हूँ मैं कि फिर आपके पास असर ही नहीं होता किसी चीज़ का। फिर आप कितने वीडियो देखो, आप मेहनत नहीं कर सकते। इसलिए जो अपने लोग हैं आसपास के, उन्हीं से अपन सीखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको विश्वास रखना चाहिए और उनको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। भाई किसी को देख के ऐसे नहीं है कि अपने आसपास उनको देख के आप सोचेंगे ये तो छोटे लोग हैं, इनसे क्या सीखना, और ये यूट्यूब वाले ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे सीखें, ऐसा नहीं है। अपने आसपास के लोगों से सीखिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके प्रति अपनी अच्छी सोच होनी चाहिए। उनसे अपने को सफलता जल्दी मिलती है, और उनका हमेशा आशीर्वाद अपने काम में आता है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर को हल करना आपको सीखना है। कितना भी पढ़ लिया, यदि पेपर हल करना आपको नहीं आया, तो अब तक की जो रामायण है वो सारी बकवास है। पेपर हल करना सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पेपर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए। तो स्पीड पर आप पहले दिन से ही काम करिए। काम करने का मतलब मेरा ये है कि जैसे एसआर सैनी में मान लीजिए, आप कोई भी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 200 क्वेश्चन है। आप इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने में यदि 2 दिन ले रहे हैं, इसका मतलब आपके ये 200 क्वेश्चन कोई काम नहीं आएंगे। भाई एग्जाम में आपको करने हैं 150 क्वेश्चन, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में। तो आप कोशिश करिए कि ये 200 क्वेश्चन आप शुरू में 3 से 4 घंटे के अंदर सोल्व कर लें। हाँ, हो सकता है 200 क्वेश्चन में से आपके किसी के 100 क्वेश्चन सही हो, किसी के 90 क्वेश्चन सही हो, किसी के 80 क्वेश्चन सही हो, कोई 150 भी कर सकता है। वो कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है 200 में से 200 सही हो। लेकिन आदत शुरू में यही डालें कि उसको 3-4 घंटे में सोल्व करें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, स्किप करें, आगे बढ़े। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़े। लेकिन आप इन 200 क्वेश्चन को 3-4 घंटे में सोल्व करने की आदत डालें। वो आदत आप पहले दिन से डालोगे, तभी एग्जाम में आदत पड़ेगी। यदि पहले दिन आप इन 200 क्वेश्चन को सोल्व करने में 2 दिन 3 दिन की आदत डाल रखी है, तो वो एग्जाम में सेम आदत रहती है। इसलिए स्पीड पर फोकस शुरू में ही करना शुरू कर दीजिए, पहले दिन से स्पीड पे काम करिए और अपनी स्पीड बढ़ाइए। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डालोगे ना, 2 घंटे में मैं 150-200 क्वेश्चन, मतलब 2.5 घंटे में मेरे को 150 क्वेश्चन तक पहुंचना, तो मैं उसमें से 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन सोल्व कर पाऊँ। तो ये आदत आपको पहले से डालनी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्पीड पे पहले से काम करना है। शुरू में आप डरे नहीं कि स्पीड से आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन यदि आपने शुरू में ही आदत डाल रखी है, आप 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। शुरू में क्वेश्चन 110 120 130 क्वेश्चन करने की आदत डालिए। हो सकता है इसमें आपकी शुरू में स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, फिर धीरे धीरे उनमें सुधार होता जाएगा। लेकिन पहले से स्पीड तेज रखिए अपनी। क्वेश्चन हमेशा खुद से सोल्व करें, सॉल्यूशन देखने की आदत ना डालें, खुद से सोल्व करने की आदत डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपको खुद को जाना है, खुद का दिमाग जाएगा और खुद को आपको सोल्व करना है। वहाँ पे कोई वीडियो वाला नहीं होगा, कोई टीचर साथ में नहीं होगा। इसलिए हमेशा खुद पे मेहनत करिए और खुद को क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डालिए। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ आपने नहीं सीखी, तो आपने कितना कुछ भी किया होगा, वो एग्जाम में आपके कोई काम नहीं आने वाला। और यदि आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी मैथ विद अमित चौधरी, और वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको कोई डाउट है तो आप अपना पूछ सकते हो, और कोई शॉर्ट नोट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। किसी बुक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई मिस्टेक हुई है तो आप मेरे को बताएं, उसमें अपन सुधार करेंगे। धन्यवाद। भगवान आपको जल्दी सक्सेस दे, ऐसी आशा करते हैं।